अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। राज़ मोहब्बत तेमीम किस्त नंबर 12। अभी नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। नावल स्टार्ट करते हैं जी। जब सुबह फ़ातिमा की आँख खुली तो उसने बरीरा को अपने पास सोते पाया। उसे रात वाला पूरा वाक़या याद आ गया। उन्होंने एक निगाह सोती हुई बरीरा पर डाली, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो रही थी। इसका सर दबाते हुए उसे शायद यहीं पर ही बैठे-बैठे नींद आ गई थी। इसका एक हाथ फातिमा के सर पर था, जिसे फातिमा एहतियात के साथ बेड पर रख रही थी कि अचानक बरीरा की आंख खुल गई। बरीरा फातिमा को देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। आप ठीक हैं? फातिमा रो दी। सोइला, मेरी बच्ची, न जाने किस हाल में होगी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद मेरी सोई वापस आ गई हो। फातिमा दुपट्टा संभालती बाहर को भागी। बरीरा को अफ़सोस हुआ, वो भी बेड से उतरती उसके पीछे लिपकी। सब लोग नाश्ते की मेज़ पर इत्मीनान के साथ नाश्ता कर रहे थे, यूँ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मासवाए ज़ावियार के जो कल से अपने कमरे में से ही बाहर ना निकला था। किसी को भी परवाह न थी और ना वो लोग जानने में दिलचस्पी रखते थे कि ज़ोइला कहाँ होगी और किस हाल में होगी। वो लोग वाक़ई में बहुत संगदिल लोग थे। एहसास नाम की कोई चीज़ इनके अंदर न थी। फ़ातिमा इन्हें यूँ मुतमईन होकर नाश्ता करते हुए देखकर फट पड़ी। आप लोग कैसे इस तरह मुतमईन हो सकते हैं? मेरी बेटी गुम हो गई है। आप लोग उसे ढूँढते क्यों नहीं हैं? जाएँ ढूँढें उसे। और असद आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा। फातिमा की आंखें अश्कबार थीं। फातिमा की बात सुनकर इब्राहिम खान धाड़े। वो लड़की अब हमारे लिए मर चुकी है। अब इस लड़की का जिक्र इस घर में कोई भी नहीं करेगा। अगर किसी ने इस लड़की के बारे में बात की तो फिर वो भी इस घर से चला जाए। वो रहा दरवाज़ा। इब्राहिम खान ने अपनी उंगली से फातिमा को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। फातिमा सिसक पड़ी। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और असद आप? वो असद से शिकवा करते हुए बोली। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? वो आपकी बेटी है। जाएं और ढूंढें उसे। न जाने हमारी बेटी किस हाल में होगी। असद खान नफरत से बोले। वो अगवा नहीं हुई है। वो अपनी मर्जी से इस घर से भागी है। आज के बाद मेरा इस लड़की से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। सुना तुमने? फातिमा रोते हुए बोली। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं असद? वो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। मैंने उसे पैदा किया है। आप मेरे सामने उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? फातिमा के पीछे खड़ी बरीरा ने अफसोस से असद खान को देखा। उसने सोचा, मेरी माँ के वक्त में भी उस शख्स ने ऐसा ही रवैया अपनाया होगा, ऐसी ही बेहिसी का मुजाहिरा किया होगा। बरीरा फातिमा के पास आई, उनके बाजू से पकड़ते हुए बोली, आप चले मेरे साथ कमरे में। बरीरा उन्हें अंदर लेकर जाने लगी तो फातिमा ने उसे देखते हुए नम आंखों से उन सब की तरफ शिकायत करते हुए कहा, देखा तुमने इन सबको? उधर किसी को भी मेरी बेटी की परवाह नहीं है। किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। बेहिस हैं ये सारे लोग। किसी को भी मेरी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। आप चलें मेरे साथ। बरीरा ने एक अफसोस भरी निगाह नाश्ता करते हुए उन सब पर डाली और फातिमा को लेकर वहां से चली गई। उसने फातिमा को बमुश्किल थोड़ा सा नाश्ता करवा और फिर नींद की गोली देकर सुला दिया, ताकि वह मजीद जाकर परेशान ना हो या फिर रोए नहीं। उसे फातिमा के यूं रोने से तकलीफ हो रही थी, इसीलिए अब वो सुला कर उन्हें सीधी अपने कमरे में चली आई। उसने सोचा कहीं सोइला किसी परेशानी में ना हो, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मुझे ये देखना होगा। मुझे अभी और इसी वक्त मोहित से बात करनी होगी। वो इसी वक्त ही मोहित से मिलने घर से निकल गई। सुबह से अपने कमरे से वो नहीं निकला था। उसे कई एक ने बाहर आने के लिए कहा मगर किसी ने भी कोई बात ना मानी। वो ट्राउजर और बनियान में मलबूस पंचिंग बैग पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहा था। शायद वो अपना सारा गुस्सा इस पंचिंग बैग पर निकालना चाहता था। पसीने से वो मुकम्मल तौर पर शराबूर हो चुका था। बार बार जोहिरा के वो अल्फाज किसी पिघले हुए शीशे की मानिंद उसके कानों में गूंज रहे थे। ये अल्फाज किसी जहरीले नश्तर की तरह इसके दिल में पेवस्त हुए थे, जिसे वो शायद जिंदगी भर कभी भी ना भुला सकेगा। कोई लड़की मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती है? कोई भी मुझे, यानी ज़ावियार अहद इब्राहिम खान को कैसे रिजेक्ट कर सकता है? इस लड़की ने मुझे सबके सामने जलील और रुस्वा करके रख दिया। ये बात वो अकेले में मुझसे भी कर सकती थी। अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो वो इनकार भी तो कर सकती थी ना। यूं भरे मजमे में उसने मुझे क्यों सलील किया? क्यों? पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने में इसकी शिद्दत में इजाफा हो गया था। सामने वाले बालों से टिप टिप पसीना टपक रहा था। वो मुकम्मल तौर पर पसीने में शराबूर हो चुका था।
क्या मैं इस रसवाई के लायक था? उसने मुझ पर किसी और को फ़ोक़ियत दी। क्यों? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? ये किसी तमाचे से कम न था। क्यों किया? ज़ाविया ने एक ज़ोरदार मुक्का पंचिंग बैग पर मारा और वहाँ पर ढह गया। उसने अपने गीले बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिए। गुस्से से इसका बुरा हाल था। ये नहीं था कि वो ज़ोयला से कोई तूफ़ानी मोहब्बत करता था, बल्कि वो इस बात पर गुस्सा था कि उसे सबसे लोगों के सामने उसने ठुकरा दिया था। उसे तो इस बात का गम था कि वो हर एक लड़की का आइडियल है। उसे इस बात का ज़ख्म था। लड़कियाँ उसे पसंद करती थीं, इस पर मरती थीं, तो फिर ज़ोयला असद खान ने इसे क्यों ठुकरा दिया? क्यों इसकी अना और गरूर को तोड़ा? क्यों? बरीना मोहित के साथ बैठी उसी मसले पर बातचीत कर रही थी। ये रेड टिक मार्क हमें ये बता रहा है कि ज़ोई इस वक़्त कहाँ पर है। बरी तुम क्यों इस लड़की के पीछे जाना चाह रही हो? वो जहाँ भी गई है अपनी मर्ज़ी से गई है। तुम क्यों इसके पीछे हर कान होती फिर रही हो? मोहित, न जाने क्यों मुझे मेरी छठी हिस्स वार्न कर रही है कि जैसे कुछ गलत हुआ है। तुम तो जानते हो ना कि मेरी ये छठी हिस्स बिला वजह मुझे वार्न नहीं करती। जो महसूस करती हूँ वो सच भी होता है। चलो, एग्ज़ाम्पल है, अगर इस बार ऐसा ना हुआ तो तब भी मैं उसे घर ही लेकर आऊँगी। मरी तुम क्यों इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ जीने गई है। क्यों इसकी खुशियों के रंग में भंग डालने पर तुली हो? बरीरा ने मोहित को घूरा। ऐसे क्यों घूर रही हो? खाने का इरादा है क्या? तुम जानते भी हो मोहित, उसकी माँ का उसके पीछे रो-रो कर बुरा हाल है। उसकी माँ पर इस वक़्त क्या बीत रही है, ये तुम महसूस नहीं कर पाओगे। मैं इसके पास रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वो किस हाल में है। कल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस रोए जा रही हैं। वो एक माँ है और मुझसे किसी माँ के आँसू बर्दाश्त नहीं होते। क्या तुम अब उसे लेने जाओगी? मोहित ने उससे पूछा। हाँ, बिल्कुल, अब मैं उसे लेकर ही आऊँगी। वो कहाँ है? मुझे उसकी जगह का पता मिल चुका है। वो एक कज़न से बोली। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, ऐसा ही है। वो मेरी बहन है, चाहे सौतेली ही सही। वो हमारे खानदान की इज़्ज़त है और मैं इसके साथ कुछ भी बुरा होते नहीं देख सकती। मैं जाऊँगी इसे लेने, किसी भी कीमत पर। बरीरा उठ गई। तुम पागल हो गई हो क्या लड़की? तुम इस तरह सोचे भी कैसे जा सकती हो? तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। बरीना हथियारों की तरफ बढ़ गई। अब वो एक अदर रिवॉल्वर, चंद मैगज़ीन और साथ में टीज़र्स भी उठा लिए। ये सामने वाले दुश्मन को पिस्पा करने के लिए हमेशा से मेन हथियार रहा था। उसने सैम खान का मखसूस लिबास भी उठा लिया। वो मोहित को देखकर मुस्कुराई। चलती हूँ फिर, मोहित अफंदी। तुम सच में पागल हो गई हो क्या लड़की? हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही है, मोहित अफंदी। ये कहकर वो बरीरा वहाँ से चल दी। ओह! ये सरफिरी लड़की भी ना किसी दिन मुझे पागल ही कर देगी। ये हमेशा से ही ऐसे पागलपन का मुज़ाहिरा करती है। हमेशा मुझे ही परेशानी उठानी पड़ती है। मोहित ने सर पर अपने हाथ फेरा। किसी की भी नहीं सुनती ये लड़की। अगर उसे आज ज़रूरी काम ना होता तो वो उसके साथ ज़रूर चला जाता। मगर आज इन्हें इस जगह का पता चलने वाला था जहाँ पर किंग ने इन तमाम अगवाशुदा लड़कियों को कैद में रखा हुआ था। आज वो किंग के इस अड्डे पर हमला करके इन बच्चियों को वहाँ से छुड़वाने वाले थे। इसलिए अब वो इस खबर का इंतज़ार कर रहा था। शान हैदर अपने काम में लगा हुआ था। उसे बस इंतज़ार था। मगर वो बरीरा के लिए भी परेशान था कि ना जाने ये बेवकूफ़ लड़की कब क्या कर बैठे। इससे किसी अच्छी हुई चीज़ की उम्मीद तवक्को की जा सकती है। पहले ही वो गुस्से की काफ़ी तेज़ है, कहीं जोश में आकर कुछ गलत ना कर बैठे। ये खस्ताहाल इमारत एक दूर-दराज़ इलाके में वाक़ई थी, जहाँ की आबादी ना होने के बराबर थी। वो बहुत वीरान और सुनसान इलाका था। यहाँ पर छुपकर कार्रवाइयाँ करने के लिए इनके लिए यहाँ का माहौल बहुत साज़गार था। या यूँ कहूँ कि ये इनके गुनाहों को छुपाने का गढ़ था। यहाँ पर उन्होंने अपने कई गुनाह और जुर्म छुपा रखे थे। अब तक किसी को भी इनके ठिकाने का नाम मालूम नहीं था। हालाँकि कई एक कोशिशें की गई थी मगर हर बार नाकामी का मुँह देखना पड़ता था। किंग बहुत ही शातिर और मक्कार फ़ितरत का आदमी था। इसके दिमाग से कोई भी नहीं लड़ सकता था। बस वो एक शख्सियत से धोखा खा गया था शायद, और वो थी परीरा असद खान। शायद इसकी किस्मत में इस लड़की के हाथों ही ज़लील और रुस्वा होना लिखा था। ये तो अब किस्मत ही बताने वाली थी कि किंग के साथ क्या होना है। इसी खस्ताहाल इमारत में ही ज़ोई इंतहाई बुरी हालत में नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वो दर्द से चीख रही थी। उसे बहुत मारा-पीटा गया था। फुरकान ने उसे धोखा दिया था। दरअसल फुरकान भी किंग का ही एक खास और भरोसेमंद आदमी था। उसका ये काम था कि वो अमीर या फिर खूबसूरत लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता और फिर इन्हें शादी करने के बहाने यहाँ लेकर आ जाता। और वो बेचारी लड़कियां इसकी मोहब्बत में अपना सब कुछ, यानी अपने जेवर, पैसे और यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी खो देती। यहाँ पर 300 और लड़कियां भी कैद की। किंग ने यही सारी लड़कियां फुरकान के जरिए ऐसे फंसाई थी।
और आज ये सब खुफिया रास्ते से यहाँ हांगकांग भेजी जानी थी। इनमें जोइला भी थी। वो अपनी गलती पर पशेमान थी और सर घुटनों में दिए बिलक बिलक कर रोती थी। कल रात ही उस पर फुरकान की असलियत खुलकर सामने आ गई थी। अब वो पछता रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों इस धोखेबाज फरेबी शख्स की खातिर सावेरा जैसे लड़के को ठुकरा दिया। जब उसे फुरकान की असलियत मालूम पड़ी थी तब वो उसे मारने के लिए इस पर झपटी थी और उसका ये हमला फुरकान ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर नाकाम बना दिया था। उसने इसके बालों से पकड़कर उसे खूब मारा पीटा था। अब वो जख्मों से चूर चूर एक कमरे में बैठी रो रो कर अपने रब को पुकार रही थी। उसने उससे इसके तमाम जेवरात, पैसे और इसका मोबाइल तक छीन लिया था। बस अब एक इज्जत ही बची थी उसके पास जिसके खोने का उसे डर लगा हुआ था। या अल्लाह किसी मुहाफिज को भेज दे जो मुझे यहाँ से निकाल ले। या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। मैं तौबा करती हूँ कि आइंदा ऐसे गलत काम कभी भी नहीं करूँगी। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तेरी रज़ा में राज़ी रहकर गुज़ारूँगी। मेरे मालिक मुझ पर रहम कर। मुझे यहाँ से निकाल दे मेरे रब। वो सिसक-सिसक कर अपने रब से मदद माँग रही थी। वो अंधेरे कमरे में इंतहाई बुरी हालत में ज़ख्मों से चूर-चूर मदद माँग रही थी। किसी मुहाफ़िज़ के आने की दुआ माँग रही थी। बरीरा छुपती-छुपाती बलाखिर इस इमारत तक पहुँच ही गई थी। इसकी दीवारें छोटी थी जिस पर वो आसानी से चढ़कर दूसरी तरफ कूद सकती थी। अब बरीरा अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। इसकी तेज निगाहें इधर-उधर भटक रही थीं। वो ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक ही पी कैप जिसको उसने आगे को सरकाकर अपना चेहरा छुपा लिया था, इसके साथ ही उसने मास्क भी लगा रखा था। वो काले मखसूस लिबास में मलबूस थी। पीछे ही उसने ब्लैक बैग लटका रखा था जिसमें इसकी सारी ज़रूरियात की अशिया मौजूद थी, जो किसी भी वक़्त उसके काम आ सकती थी। उसने उसे जिस हद तक हो सकता था अपनी शख्सियत को कवर कर लिया था। लोड किया पिस्टल इसके पास ही था जो किसी भी वक़्त उसके काम आ सकता था। उसने एक जगह देखी। इस दीवार के साथ एक घना दरख्त भी था, जिसकी चंद टहनियाँ बाहर को झूल रही थीं। बरीरा ने दरख्त की एक टहनी को मज़बूती से पकड़ा और दीवार पर चढ़ गई। अब वो पंजों के बल दीवार पर बैठी थी। उसने खुद को दरख्त की टहनियों से कवर कर लिया था। अब वो अंदर का मंज़र देख रही थी। सामने ही मिट्टी का एक बड़ा मगर कच्चा सहन आता था। वहां से गुजरकर उसे अंदर जाना था। शायद अंदर कमरे में ही कहीं जोई मौजूद थी। वहां मसल्ला आदमी पहरा दे रहे थे। इन आदमियों को देखकर वो एक तो बात अच्छे से समझ गई थी कि जोई फुरकान से धोखा खा चुकी थी। अब वो अंदर कैद थी गालिबन। उसने देखा एक गनमैन वहां पहरा दे रहा था। बरीरा ने उसे काफी जांचा और फिर वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो गनमैन हर 10 सेकंड बाद दाएं से बाएं का चक्कर लगा रहा है। अब उसे सिर्फ 10 सेकंड्स में ही यहाँ से कूद कर और वो भी उस आदमी की नज़रों में आए बगैर इस लंबी सी राहदारी को अबूर करके अंदर जाना था। ये बहुत मुश्किल था, मगर बरीरा ये मुश्किल काम करना चाहती थी। उसे किसी भी कीमत पर जोइला को बचाना था। वो आदमी जो ही पलटा वहां से, बरीरा ने दीवार से छलांग लगाई और आदमी के आने से पहले ही बड़ी फुर्ती के साथ आगे को भागी। धड़ाम की आवाज सुनकर वो गनमैन चौकन्ना हो गया। वो जल्दी से वहां आया और इधर उधर देखने लगा। बरीरा एक पिलर के पीछे जल्दी से छुप गई। इसकी गिरफ्त अपने हाथों में पकड़े टीजर और पिस्टल पर मजबूत थी। वो बिल्कुल अलर्ट थी। तभी एक और गनमैन ने वहां आकर इस आ, इसको कहा कि वो आकर खाना खा ले। वो गनमैन एक साथ वहां से चले गए। बरीरा ने सुकून का सांस लिया। बरीरा के पास ये अच्छा मौका था अंदर जाकर जोरेला को वहां से भगाने का। वो जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गई। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। बस नीम सी रोशनी कहीं से छनकर आ रही थी। यहाँ कोई दरवाजा न था। कमरे के अंदर एक और अंधेरा कमरा था। बरीरा इन भल भलैयों में उलझ कर रह गई थी कि आखिर उसे जाना कहाँ है, कौन सा कमरा कहाँ जा रहा है और जोई किस कमरे में होगी। यही तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जरा सी गलती इसकी और जोई की जान भी जा सकती थी। इसलिए वो एहतियात से काम ले रही थी। वो एक कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा अब हर कमरा तकरीबन ड्रमों से भरा हुआ था। उसने आहिस्तगी से एक ड्रम को खोलकर देखा तो इसमें बहुत सारी मंशियात रखी हुई थी। ओह! तो ये बात है। इन सारे ड्रमों में मंशियात छुपाई गई हैं। बहुत खूब। अब उसे ज़ोई को ढूँढना था। वो कमरों के अंदर कमरों में चलती चली गई। तभी एक कमरे में दाखिल होते उसे किसी की सिसकियाँ सुनाई दीं। वो नफूस ड्रमों के पीछे सहमा हुआ छुपाई दिया। शायद वो बहुत ज़्यादा डर गया था। कमरे में हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। आहट सुनकर वो नफ्स मज़ीद सिमट गया। बरीरा ने इसका ये खौफ महसूस किया था। बरीरा आहिस्तगी से इसके पास आई। पिस्टल पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी, इसलिए भी कि ये दुश्मन की कोई भी चाल हो सकती है। बरीरा ने झुककर उसे नजदीक से देखना चाहा। शायद वो जोइला हो।
ज़ोई किसी को भी अपने करीब आता देखकर खौफ से हिचकियाँ ले लेकर रोते हुए बोली, कौन हो तुम? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा सब कुछ तो छीन लिया है तुम लोगों ने। अब एक इज़्ज़त बाकी बची है, वो तो रहने दो। खुदा के लिए, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ जाने दो मुझे। अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को। बरीरा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। जब सोहेला को मुखालिफ संत से कोई भी हरकत महसूस ना हुई तो उसने अपने सर ऊपर को उठाया और आने वाली शख्सियत को देखने लगी। मगर वो ये ना देख सकी, क्योंकि मास्क और पुरसरार से हुलिये में वो इसे पहचान ना सकी। वो इसे अपने बिल्कुल करीब बैठे देखकर खौफ से पीछे को हुई। चांद की हल्की रोशनी में जोइला का चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। जोई की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसका चेहरा जगह जगह से सूजा हुआ था। उसके होंठ फट गए थे जिससे खून रस रहा था। इसकी दाईं आंख और पेशानी पर भी गहरा जख्म था। यानी फुरकान ने इस पर बेतहाशा तशद्दुद किया था। वो काबिल रहम हालत में थी। उसकी ये हालत देखकर बरीरा का खून खोल उठा। खून की कशिश थी। आखिर बहन थी वो इसकी, चाहे सौतेनी ही सही। उसे तकलीफ में देखकर उसे खुद को तकलीफ महसूस हो रही थी। बरीरा ने आगे होकर अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। सोहेला डर गई। वो खौफसदा से पीछे को हो गई थी। कौन हो तुम? बरीरा ने उसे बाजू से पकड़कर खुद से लगाया। वो इसका सर थपथपाते हुए बोली, मैं हूं जोई। बरीरा, तुम यहाँ कैसे? वो बेयकीन हुई। वो इससे अलग होकर उसे बेयकीनी से देखते हुए बोली, इन सब बातों को फिलहाल यहीं पर छोड़ दो और तैयारी पकड़ो। हम यहाँ से जाने वाले हैं। ब बरीरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने खौफज़दा होकर बरीरा के हाथ पकड़ लिए। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। प्लीज़ बरीरा, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ज़ोइला खौफ से बरीरा से लिपट गई। वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो लोग बहुत ही बुरे हैं। और फुरकान, वो बहुत ही घटिया आदमी है। उसने मुझे चीट किया। वो चीटर है। वो लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाता है और फिर वो इन्हें बैरून मुल्क भारी रकम की अवज़ स्मगल कर देता है। मुझे बचा लो बरीरा। मुझे इस दलदल में गिरने से बचा लो प्लीज़। वो बिलक-बिलक कर रो रही थी। शायद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। बरीरा इसे खुद से लगाए इसकी पीठ आहिस्ता-आहिस्ता सहलाते हुए उसे तसल्लियाँ दे रही थी। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। डरो नहीं। अब तुम महफूज हो। मगर तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था ज़ोई। तुमने बहुत गलत किया। उधर तुम्हारी मामा का रो-रो कर बुरा हाल है। तुम जानती भी हो कि कल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वो सिर्फ तुम्हें ही पुकार रही हैं। हर एक की वो मिन्नतें करती फिरती हैं कि कोई जाकर उनकी बेटी को वापस ले आए। ये सुनते ही ज़ोइना ज़ारो कतार रो पड़ी। हाँ, मैंने गलत किया है। तुमने सही कहा। मैंने बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर देखो, मुझे इसकी अच्छी सज़ा भी तो मिल गई है ना। मैं इनसे रो-रो कर माफ़ी माँगूँगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देंगी। बरीरा ने उसे तसल्ली दी। वो दोनों उठ गईं। ज़ोइला ने खौफ से बरीरा का बाजू पकड़ रखा था। अच्छा हुआ बरीरा तुम यहाँ आ गई। मैं इधर बहुत अकेली थी और मैं बहुत डर गई थी। डरो नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना। अब हम दोनों ही यहाँ से निकल जाएँगी। अभी उन्होंने 2-3 कदम ही उठाए किए थे कि एकदम ही फुरकान उनके सामने आ गया। ज़ोइला की खौफ से चीख निकल गई। वो डर कर खौफज़दा सी होकर बरीरा के पीछे जा छुपी। एक लम्हे को बरीरा भी डर गई थी मगर जल्द ही उसने अपने डर पर काबू पा लिया। बरीरा, बरीरा यही है वो लुटेरा। ये मेरी इज़्ज़त के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। प्लीज़ मुझे इस भेड़िए से बचा लो। प्लीज़। ज़ोइला खौफज़दा सी होकर रो पड़ी। बरीरा ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। जैसे वो नामहसूस तरीके से उसे फुरकान की गंदी निगाहों से बचा रही थी। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ज़ोइला खौफ से कांप रही थी। ओहो! तो ये है तुम्हारी सौतेली बहन बरीरा। फुरकान सरतपा बरीरा का जायजा लेते हुए बोला। वैसे हमने बड़ी तारीफें सुन रखी थी तुम्हारी। चलो आज दीदार भी कर लेते हैं। फुरकान आगे बढ़ा। बरीरा, अब क्या करें? वो हमारे पास ही आ रहा है। ज़ोइला कांपती हुई आवाज में बोली। कहा ना, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बरीरा के इत्मीनान में जरा भी कमी ना आई थी। वैसे हैरत की बात है, तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? फुरकान के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया था। मगर खैर छोड़ो, ये तो अच्छा ही हो गया कि एक तीर से दो निशान। एक बहन बहन के साथ दूसरी बहन फ्री में मिल गई। खूब मजा आएगा तुम दोनों के साथ। मगर मैं हैरान हूँ कि एक सौतेली बहन को बचाने के लिए तुम अपनी जान तक खतरे में डालकर चली आई। तुम क्यों अंधे कुएं में गिरने चली आई हो? हाँ, ये मेरी बहन है, चाहे सौतेली ही सही। बरीरा की गरजदार आवाज सुनकर फुरकान मुस्कुराया। आई एम इम्प्रेस्ड।
लड़कियां तो मुझे देखते ही खौफ से थर थर कांपने लग जाती हैं, मगर तुम तो कमाल की लड़की हो यार। परीरा ने कहा, मैं तुम मैं तो तुम्हारे गुमान से भी बढ़कर हूँ। ओह, वाकई में? चलो, फिर ये देख ही लेते हैं हम। जब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, तब तुम्हारी शक्ल देखने वाली होगी। रो रो कर मुझसे माफिया मांगोगी तुम। पनाह मांगोगी तो मेरे नाम से भी। इसकी बात सुनकर बरीरा के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। वो इनकी तरफ दौड़ा तो जोयला खौफ से रो पड़ी। अब हम क्या करेंगी बरीरा? वो हमारी ही तरफ आ रहा है। बरीरा ने लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया, जैसे वो खुद को इन सब के लिए तैयार कर रही हो, क्योंकि फुरकान के हाथ में गन थी। इसकी जरा सी गलती से वो इन दोनों में से किसी पर भी गोली चला सकता था। शान हैदर ने जो एड्रेस निकाला था, मोईद ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि इसी जगह का ही एड्रेस था जहां पर बरीरा अपनी बहन को बचाने गई थी। वो 300 लड़कियां भी इसी इमारत में कैद थी जिनको अब बचाने वहां जाना था। मोहित पल भर में ही कहानी समझ गया। यानी कि फुरकान नामी लड़का किंग का ही आदमी था। अगर बरी वहां गई है तो फिर यकीनन वहां उसकी जान को खतरा होगा। हमें वहां जल्द से जल्द जाना होगा। कहीं बरी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मोहित को खौफ महसूस हुआ था। वो शान हैदर से बोला, शानी, तुम जल्दी से बंदों को तैयार करो। हम अभी इसी वक्त इस ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं। हरी अप। यस सर। शान हैदर वहां से जल्दी से निकल गया। फिर वो सब रवाना हो गए। मोहित को बार बार यही खौफ सता रहा था, कहीं बरी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। ये पर्दा तो हटाओ। फुरकान ने बरीरा के चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिसे बरीरा ने अपने चेहरे तक पहुंचने से पहले ही दबोच लिया और इसकी कलाई इंतहाई बेरहमी से मरोड़ दी। फिर दूसरे हाथ में पकड़े तेजर को इसके कंधे पर जोर से दे मारा। कलाई मरोड़ने और करंट लगने की वजह से वो दर्द से बलबिला उठा। इससे पहले कि वो संभल कर अपने दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल से बरीरा का निशाना लेता, बरीरा ने हाजिर तमागी का मुजाहिरा करते हुए उसके दाएं हाथ पर जोरदार दे मारी, जिसकी वजह से इसके हाथ से पिस्टल छूटकर ड्रमों के पीछे जा गिरा। बरीरा इसे देखते हुए बोली, ब्लैक बेल्ट हूं मैं। बरीरा को हराना इतना आसान भी नहीं है। अगर इस वक्त अपनी ताकत और दिमाग से काम न लिया तो फिर लानत है मुझ पर। और फिर बरीरा इस पर बेरहमी से टूट पड़ी थी। इसकी हड्डी पसली एक करके रखती थी। फुरकान बेचारे को तो संभलने का मौका ही ना मिला। वो इसकी कलाई बेरहमी से तोड़ते हुए बोली, जो चीज मैं खुद से ना करना चाहूँ, वो कोई भी मुझसे जोर जबरदस्ती से नहीं करवा सकता। इतना जान लो तुम। कलाई की हड्डी के टूटते ही पूरा कमरा इसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा था। तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया था ना? अब मैं एक एक करके तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ती जाऊंगी। वरीरा ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और बेरहमी से तोड़ डाला। आह! वो दर्द से बिलबिला उठा। तकलीफ की शिद्दत से वो तड़पने लगा था। अब वो एक-एक करके उसके हाथ की उँगलियां तोड़ती जा रही थी। सोइला को भी इस वक्त बरीरा से खौफ महसूस हुआ था। वो बरीरा नहीं, कोई और ही लग रही थी। इसकी चीखें सुनकर एक गनमैन दूसरे साथियों को मतला करता खुद वहां भाग आया और इसके पीछे इसके साथियों की भी दौड़ें लग गई। फुरकान दर्द न बर्दाश्त कर सका और वहीं पर ही होशो हवास से बेगाना हो गया। तुम चलो मेरे साथ। बरीरा ने डरी सहमी हुई जोइला का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गई। इस कमरे में वो सारी अगवा की हुई लड़कियां मौजूद थीं। बरीरा को देखकर वो खौफजदा सी होकर सिमट गई थी। इन्हें देखकर बरीरा ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं आप लोगों को बचाने आई हूँ। अब आप सब लोग इन ड्रमों के पीछे छुप जाओ और अपनी जान बचाओ। वह सब लड़कियां इसकी बात सुनते ही इन ड्रमों के पीछे छुपकर बैठ गई। खौफ से इनका बुरा हाल था। बरीरा अब अपने पास खड़ी जोइला से बोली, जोई, तुम भी किसी ड्रम के पीछे जाकर छुप जाओ और खुद को गोलियों से बचाओ। जोइला आंसू भरी आंखों से नफी में सर हिलाते हुए बरीरा को देखने लगी। पागल मत बनो जोई, इस वक्त अपनी जान बचाना सबसे बेहतर है। जाओ यहाँ से, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जोई, जिद मत करो। बरीरा ने उसे एक ड्रम के पीछे धकेला। यहीं पर छुपकर बैठ जाओ और खबरदार जो तुमने अपना सर ऊपर को उठाया तो। बरीरा उसे खबरदार करती अपना पिस्टल लोड कर चुकी थी। अब वो एक बड़े से ड्रम के पीछे छुपी इनके आने का इंतजार कर रही थी। फुरकान की ये हालत देखकर इन्हें समझ न आई कि आखिर इतना बुरा हाल किया किसने। वो गन बरदार अंदर की तरफ भागे। वो जो ही अंदर दाखिल हुए, बरीरा ने इन पर फायर खोल दिया था। सामने वाली आदमी की दोनों टांगों पर गोलियां मार के उसे वहीं पर ही ढेर कर चुकी थी। वो जख्मों से तड़प कर वहीं पर ही गिर पड़ा था और इस हमले के लिए वो तैयार न थे। वो सब बौखला गए थे और छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगे।
अब दोनों अतराफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। ये जगह तो बहुत खुफिया थी। वो कई सालों से इस जगह को इस्तेमाल कर रहे थे। फिर कैसे इन्हें इस जगह की भनक पड़ गई? वो जानते थे कि ये जगह बहुत महफूज है, इसलिए वहां पर सिर्फ 12 अफराद ही इस जगह की और लड़कियों की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा एतमाद थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकेगा। मगर इनकी यही बेखबरी और खुद एतमादी ही इन्हें ले डूबी थी। अब वो बुरी तरह से एक लड़की के हाथों फंस गए थे। बरीरा एक माहिर निशानाबाज थी और ताक ताक कर इनकी टांगों पर फिर बाजुओं का निशाना ले रही थी, क्योंकि इन सबको जिंदा पकड़ना जरूरी और फायदेमंद था। इसी तरह ही वो किंग के मजीद मंसूबों के बारे में जान सकते थे। जो भी बरीरा के सामने आ रहा था वो उसकी गोलियों का निशाना बन रहा था। फायरिंग की आवाज से वो सारी लड़कियां डरी सहमी हुई थी। कई एक तो बाकायदा खौफ से चीख रही थी। यही हाल जोई का भी था। उसने कब ऐसा मंजर देखा था? उसने तो ख्वाब में भी ऐसा न सोचा था कि कभी वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकेगी। बरीरा जिस ड्रम के पीछे छुपी हुई थी, इस पूरे ड्रम में जगह जगह से सुराख बन गए थे। बरीरा जो ही इस ड्रम की ओर से बाहर निकली, अंदर की तरफ आते एक गनमैन ने इस पर गोली चला दी, जिसकी वजह से उसे गोली बरीरा के बाजू पर आ लगी। ये देखते ही जोयला ने खौफ से चीख मारी। ये सब इसके लिए बहुत खौफनाक था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि किसी दिन वो ये सब भी अपनी आंखों से देखेगी। ये मार-धाड़, ये कत्ल, ये खून वगैरह। ज़ोइला वहीं पर ही खौफ से बेहोश हो गई थी। बरीरा ने तकलीफ से अपने होंठ भींच दिए। इसके बाजू से खून तेजी से बह रहा था। उसने जल्दी से बैग से पट्टी निकाली और कस के मजबूती से अपने बाजू पर पट्टी बांध दी, ताकि ज्यादा खून न बह सके। अब वो फिर से इनसे लड़ने को तैयार थी। उसके अपना सर बाहर निकाला और उस आदमी की टांग का निशाना लगाकर गोली चला दी। गोली सीधे इसके घुटने के आर पार हो गई। वो गन फेंक कर वहीं तकलीफ से बैठता चला गया। मिशन कंप्लीट हो चुका था। वो 11 के 11 आदमी जख्मी पड़े नीचे गिरे दर्द से कराह रहे थे। बरीरा ड्रम की ओर से बाहर आई। 2-3 आदमी तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुके थे और बाकी चंद जख्मी दर्द से चिल्ला रहे थे। बरीरा इन सबके दरमियान से इन्हें देखती हुई आगे जा रही थी। बरीरा ने एक आदमी की जख्मी टांग पर जोर से अपना बूट मारते हुए नफरत से कहा, क्या तुम लोगों के घरों में तुम्हारी माएँ बहनें नहीं हैं, जो तुम दूसरों की माँ बहनों के साथ ये सब करते हो? वो आदमी अपनी जख्मी टांग जिससे अब खून रसने लगा था, उसे पकड़कर दर्द से बिलबिला उठा। बरीरा उसे तकलीफ में छोड़कर आगे बढ़ी। तभी पीछे से जख्मी आदमी ने अपना पास में पड़ा पिस्टल उठा लिया और बरीरा के सर का निशाना लिया। इससे पहले कि वो बरीरा पर गोली चलाता, बरीरा फुर्ती से पीछे को पलटी और इसके हाथ पर फायर कर दिया, जिसमें से उसने पिस्टल पकड़ी हुई थी। पिस्टल छूटकर इसके हाथ से नीचे जा गिरा और पूरा कमरा इसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। वो अपना हाथ पकड़े बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। बरीरा इसके पास आई और इसके पास पड़े पिस्टल को पांव की ठोकर से मारकर उसे दूर फेंककर इसके करीब झुकते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, अगर हम आगे को जा रहे होते तो हमारे कान पीछे की तरफ लगे होते। हम चींटी की सी जरा सी आहट तक भी पहचान लेते हैं। बरीरा ने ठोकर मारती हुई बाहर निकल आई। तभी वहां पर मोईद और शानी बाकियों के साथियों के साथ घबराया हुआ आया था। मैदान साफ था। सामने बरीरा को मुतमईन खड़े देखकर वो सीधे इसके पास चले आए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो लड़कियां और वो जोइला कहाँ है? क्या वो लोग हमारे यहाँ आने से पहले ही भाग गए? बरीरा ने सर नामे हिलाया। फिर कहाँ है वो लोग? नजर नहीं आ रहे? वो इत्मीनान से बोली, अंदर हैं वो सारे के सारे। वो तेजी से अंदर की तरफ भागे, मगर अंदर का मंजर देखकर वो सब इनके पीछे अंदर आते या बरीरा को देखने लगी, जो सीने पर हाथ बांधे इत्मीनान से इस सबको देख रही थी। ये सब क्या है? मोहित ने इससे पूछा। बरीरा इन सबको देखते हुए बोली, इन सब लोगों ने बरीरा के गजब से अपना आधा आधा हिस्सा वसूल कर लिया। मतलब? वो मुस्कुराई। मतलब कि मिशन इज कंप्लीट। हमने इन सब लड़कियों को बगैर किसी खरोच के बचा लिया। मोहित ने इसे गले से लगाया। थैंक यू सो मच बरी, मेरी प्यारी बहन। मैं तो ये सोचकर ही डर गया था कि कहीं तुम्हें ना कुछ हो गया हो। जब मुझे शानी ने ये मालूमात दी कि ये वही जगह है जहाँ पर तुम अपनी बहन को बचाने गई हो, तो मैं बहुत खौफज़दा हो गया था, ये सोचकर कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को शायद कभी भी माफ ना कर पाता। मोहित ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। तुमने शायद बरीरा असद खान को बहुत हल्के में ले लिया था। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, कोई इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा सकता। वो मुस्कुराते हुए बोली तो वो सभी मुस्कुराए। हाँ भाई, सही कहा तुमने। अब तो हम मान भी गए हैं। बरेरा इज अ ब्रेव गर्ल। शानी के साथ बाकी सभी मुस्कुराए बगैर न रह सके। अंदर आकर मोहित ने इन सबको चेक किया। सभी जिंदा थे। मोहित ने बरीरा को शाबाशी देते हुए पूछा, ब्रावो, सुपर, गुड जॉब। थैंक यू सर।
बरीरा ने जवाबन सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। मोइद ने साथियों से कहा कि इन सबको गाड़ियों में डालें। वो लोग अब इन सबको उठाकर गाड़ियों में डाल रहे थे। मोहित ने इन सब डरी सहमी हुई लड़कियों से कहा, मेरी बहनों, अब आप लोग आजाद हो, हमने आप लोगों को बचा लिया है। वो सब बरीरा को देखकर इसकी बहादुरी और इसके काम पर तालियां बजाकर उसे दाद दे रही थी, जिस पर बरीरा ने सर को हल्के से झुकाकर इनकी दाद वसूल की थी। मेरी बहनों, अब आप लोग महफूज हो। हम अब आपको आपके घर वालों तक पहुंचाएंगे। आप लोग चलिए हमारे साथ। वो सब लड़कियां बारी बार वहां से निकलकर गाड़ियों में बैठने लगी। जोइला अभी तक बेहोश थी। शान हैदर की नज़र उस पर अचानक पड़ी। बिलाशब्बा वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर वो बेख्तियार मुस्कुराया। वो झुककर उसके पास बैठा और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, आप ठीक तो हैं? मगर जवाब नदारद। शानी ने पानी की बोतल मंगवाई। पानी के छींटे जो ही उसके चेहरे पर पड़े, जोइला हड़बड़ा कर उठ बैठी। शानी को देखते ही वो खौफजदा सी होकर चिल्लाई, बरीरा, बचाओ। शानी तो इसके बचाव कहने पर डर गया था। वो शायद उसे कोई गुंडा टाइप लड़का समझ रही थी। इसकी चीख सुनते ही बरीरा और मुईद वहां चले आए। शानी पीछे को हट गया था। बरीरा जोइला बरीरा को देखते ही उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। वो इसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? वो लड़का सोई ने पास खड़े शान हैदर की तरफ उंगली उठाई तो वो सब मुस्कुरा पड़े। शान हैदर बेचारा हड़बड़ा गया था कि न जाने ये लड़की अब इन सबको क्या बता दे इसके बारे में। वो सब मुस्कुराए। बरीरा उसे खुद से लगाते हुए बोली, वो कोई गुंडा नहीं है, हमारे मुल्क के मुहाफिजों में से एक है। चलो उठो, अब हम चलते हैं। मगर वो लोग, जोइला डर कर बोली, वो सब लोग अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। तुम अब डरो मत, अब तुम महफूज हो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें गोली लगी है? मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। चलो चलते हैं। वो जोई को सहारा देकर उसे उठाते हुए बोली, अब हम घर जाएंगे। बरीना उसे सहारा दिए वहां से बाहर ले गई। शान हैदर की निगाहों ने जोइला का बहुत दूर तक पीछा किया था। वो कुछ सोचकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बरीरा जोइला को गाड़ी में बिठाकर वापस आई। मोहित इस जगह का मुआयना कर रहा था। वो मंशियात से भरे हुए ड्रमों को खोलकर देखता जा रहा था। वो बरीरा और शानी को देखते हुए बोला, ये गालबन इनका सबसे महफूज और बेहतरीन ठिकाना था, जिसे ये लोग उसे कई सालों से अपने मकरू कामों के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे। मगर उन्होंने तो ये ख्वाब में भी न सोचा होगा कि वो यूं पकड़े जाएंगे और इनका इतना बड़ा नुकसान भी होगा। बरीरा मुस्कुराई, क्योंकि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इनकी बारी है। मोहित ने कहा, हमें इनकी ये जगह मुकम्मल तौर पर तबाह करनी होगी, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर उसे दोबारा इस्तेमाल न कर सकें। बरीरा और मोहित ने सर हाँ में हिलाया। सोहेला का बैग जिसमें जेवरात, पैसे और उसका मोबाइल भी था, वो मिल चुका था। बरीरा को देखकर मोहित मुस्कुराते हुए बोला, बरी तुम बहुत बहादुर हो और हमारे लिए काबिल फख्र भी। आज तुम्हारी वजह से ही हम किंग को इतना बड़ा और गहरा सदमा देने जा रहे हैं, जिसके वहमो गुमान में भी ना होगा। तुमने ही किंग को बेनकाब किया है। गुड जॉब। अगर तुम जोहरा और हशमत खान के मोबाइल में ट्रैकर फिट न करती, तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। आज इस मुल्क की कई बच्चियां यहाँ से स्मगल होकर बैरून मुल्क मुल्क चली जाती और इंतहाई बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती। मुझे तुम पर फख्र है बहरीरा असद खान। बरीरा सर को झुकाते हुए मुस्कुराकर बोली, और आपकी तारीफ का शुक्रिया मोईद अफंदी। अब किंग का हाल देखने वाला होगा। वो तीनों हंस पड़े। तुम लोग इन लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं अपना बाकी का काम करके यहाँ से चली जाऊंगी। तुम श्योर हो कि तुम ये सब कुछ कर लोगी? मोहित ने उससे पूछा। अब तुम बरीरा की सलाहियतों पर शक कर रहे हो मोहित अफंदी? शानी और मोहित मुस्कुराए। चलो फिर चलते हैं हम। उम्मीद है कि तुम अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से चली जाओगी। वो उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से इन मुजरिमों और लड़कियों को लेकर निकल गए। बरीरा ने अपना बैग उतारा और अब वो इस इमारत में जगह जगह पर बम फिट करने लगी। इस काम से फारग होकर अब वो इस इमारत से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी वहां से जरा दूर ले जाकर रोक दी। उसने अपने बैग से रिमोट कंट्रोल निकाला और फिर उसका बटन दबा दिया। अब इस इमारत से धमाके पर धमाके उठने लगे। बरीरा ने रिमोट गाड़ी के बाहर फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गई। जोएला हैरानी से कभी ड्राइव करती बरीरा को तो कभी इस इमारत से उठते धमाके को देख रही थी।